ये है इलेक्ट्रिसिटी जो मैंने अपने गले में टांग रखी है। तो क्या हाल है टेंथीज। आज का मेगा चैप्टर हम करने वाले हैं शुरू, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। पहले तो मैं यार इलेक्ट्रिसिटी को बंद कर दूं, है ना। आ जी टेंथीज, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है। तो आज की इस पर्टिकुलर साइंस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही मजेदार चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के। भैया इसमें से एक 5 मार्क का जो क्वेश्चन है या 4 मार्क की केस स्टडी आने के पूरे चांसेस हैं। और सिर्फ इस वीडियो में हम कॉन्सेप्ट की बात नहीं करेंगे, इस वीडियो में हम पीवाईक्यूज भी देखेंगे 2025 के कि क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं, किस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया है, वो सारी चीज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे। इसमें बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है। कोई न्यूमेरिकल से डर रहा है, कोई रेजिस्टेंस से डर रहा है, कोई इससे डर रहा है, कोई उससे डर रहा है। पर चिंता मत करो, इस एक वीडियो को देखने के बाद आपके सारे न्यूमेरिकल्स, सारे कॉन्सेप्ट, सारी जितनी भी चीजें हैं वो पूरी तरीके से एकदम अव्वल दर्जे की हो जाएगी। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले तो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों में अगर नहीं होगी तो बहुत दिक्कत है। ये दुनिया ही इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है। चाहे मैं ये वीडियो जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इस वीडियो को मैं जिस पैनल पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो भी डिजिटल बोर्ड जो इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड है, और जिस फोन से मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ उसको चार्जिंग के लिए इलेक्ट्रिसिटी लगती है, जो लाइट्स आपको यहाँ दिख रही है वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है। इन शॉर्ट हम आजू बाजू हर जगह से इलेक्ट्रिसिटी से घिरे हुए हैं सर, बस घिरे हुए हैं, और वही इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर तक पहुंच रही है। अब सवाल उठता है कि सर ये इलेक्ट्रिसिटी आ कैसे रही है। इलेक्ट्रिसिटी जब हमारे घरों तक पहुंच रही है तो उसके अंदर एक चीज फ्लो कर रही है जिसका नाम है करंट। क्या नाम है? करंट। 440 वोल्ट का करंट सुना है क्या? गलत बोलते हैं हम। खैर, हमारे इलेक्ट्रिसिटी में दौड़ रहा है करंट। अब सर करंट क्या होता है, समझाइए। करंट बड़ी सिंपल सी चीज है। करंट चार्जेस के फ्लो को बोला जाता है। किसके फ्लो को बोला जाता है? चार्जेस के फ्लो को बोला जाता है। याद करिए, दुनिया में 2 तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। कौन कौन से? पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन कहलाता था, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन कहलाता था, और दोनों आपस में अट्रैक्ट करते हैं। जैसे आप अपनी माशुका से बड़े अट्रैक्ट होते हो तो अपोजिट अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर हम पहले देखें चार्ज क्या होते हैं, तो 2 तरह के सर चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और दूसरा नेगेटिव चार्ज होता है। और आप सबको पता है भाई, अपोजिट जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और सेम जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। यानी प्लस और प्लस, माइनस और माइनस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो अपोजिट जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जो सेम होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जैसे आप अगर टॉपर हो तो आपकी माशुका टॉपर होगी तो शायद मान बने नहीं, उतना गेम बने नहीं। जनरली क्या होता है, लड़का थोड़ा डिफॉल्टर, लड़की एकदम अव्वल दर्जे की टॉपर। अपोजिट अपोजिट एकदम अट्रैक्ट करता है। तो इसको बोलते हैं कि चार्जेस जो अपोजिट होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं और जो सेम होते हैं वो रिपेल करते हैं। चार्ज की जो यूनिट होती है वो होती है कूलम। क्या होती है? कूलम। COLOUMB, कूलम। और इसको डिनोट किया जाता है C से। किससे डिनोट किया जाता है सर? C से डिनोट किया जाता है। चार्ज की जो यूनिट होती है क्या होती है? वापस बोल रहा हूं, कूलम। अच्छा, अगर आप देखोगे कि प्रोटॉन के अंदर, जो मैं आपको बोल रहा था कि पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन, प्रोटॉन के अंदर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। बहुत ज्यादा। -19 का मतलब होता है बहुत ज्यादा, मतलब ज्यादा इन द सेंस ऑफ जीरो बहुत ज्यादा है डिवाइड में, तो छोटी वैल्यू। इलेक्ट्रॉन के पास भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, बस ये नेगेटिव चार्ज होता है।
क्या होता है सर, ये नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये होता है चार्ज। और जो मैंने आपको बोला कि चार्ज के फैलने से, चार्ज के फ्लो होने से क्या आता है सर, हमारे इसमें आता है करंट, 440 का करंट। तो करंट क्या होता है सर, फ्लो ऑफ चार्जेस जो फ्लो कर रहे हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। तो फ्लो ऑफ चार्जेस, क्या, फ्लो ऑफ चार्जेस। और सर कौन से चार्जेस, तो इलेक्ट्रॉन्स। कौन से चार्जेस, इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए इस चैप्टर का नाम भी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने की चीज को हम करंट बोलते हैं। और कोई भी ये वायर में हो सकता है, जैसे मेटल होता है जनरली, कॉपर, सिल्वर, ये सारे, इसी को हम क्या बोलते हैं, करंट। अच्छा, इसका एक फॉर्मूला बना दे, जो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है बट मैं खुद बनवा रहा हूं आपसे। तो करंट हमने पढ़ा क्या होता है सर, चार्जेस का फ्लो, है ना। तो चार्जेस का फ्लो, जब भी हम फिजिक्स में फ्लो की बात करते हैं हम हमेशा उसको एक टाइम में देखते हैं। तो करंट कितने चार्जेस फ्लो हो रहे हैं और कितने समय में। तो फॉर्मूला बना चार्जेस अपॉन टाइम इक्वल्स टू करंट। सर कुछ डिनोशन करवा दो, कुछ डिनोशन करवा दो। करंट को आज से हम डिनोट करेंगे आई से। किससे डन करेंगे, आई लव यू वाला आई। चार्जेस को हम डिनोट करेंगे क्यू से। चार्जेस को हम किससे डिनोट करेंगे, क्यू से। और टाइम को हम ताता थैया वाले टी से डिनोट करेंगे। तो करंट को हम डिनोट करेंगे आई लव यू वाले आई से, चार्जेस को हम डिनोट करेंगे क्यू से, टाइम को हम डिनोट करेंगे टी से। तो फॉर्मूला क्या बना, आई इज इक्वल्स टू क्यू बाय टी। अब सर यूनिट भी बता ही दो। तो जो आई की यूनिट होती है, जो करंट की यूनिट होती है, वो होती है एम्पियर। क्या होती है, एम्पियर। जो हम कहते हैं ना 440 वोल्ट का झटका, गलत कहते हैं। तो याद रखिएगा आई यानी यूनिट क्या रखी हमने, एम्पियर। याद रखिएगा एम्पियर ए से डिनोट करते हैं। अच्छा सर, क्या इसको नापने का सर कोई डिवाइस भी आता है मार्केट में कि पता चल जाए कि कितना करंट फ्लो कर रहा है, इतना करंट, 5 एम्पियर, 6 एम्पियर, 12 एम्पियर। तो यस सर, एक डिवाइस आता है। उस डिवाइस का नाम होता है एम मीटर। क्या नाम होता है, एम मीटर। तो एम मीटर वो चीज रहती है जिससे हम करंट को नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो फॉर्मूला बना आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी, यूनिट होती है एम्पियर, और नापने के डिवाइस का क्या नाम होता है सर, एम मीटर। डन है सर। तो अब एक सवाल और पूछता है यहां पर आपसे बोर्ड्स वाला, कभी कभार पूछता है कि 1 एम्पियर ऑफ करंट कब फ्लो करेगा। बहुत इजी क्वेश्चन होता है, 1 एम्पियर ऑफ करंट कब फ्लो करेगा। तो सिंपल होता है, जब 1 कूलम ऑफ चार्ज, हमने अभी पढ़ा चार्ज की यूनिट कूलम होती है, 1 कूलम ऑफ चार्ज 1 सेकंड में जाए। रिपीट, 1 कूलम ऑफ चार्ज 1 सेकंड में जब जाएगा तो हम कहते हैं 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है सर। तो देखो यहां लिखा भी हुआ है, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज flows through any cross section of a conductor in 1 second, 1 सेकंड में, तो कितना एम्पियर जाएगा, 1 एम्पियर जाएगा। अब लास्ट ईयर सीबीएसई ने एक घुमा दिया था, एक यूनिट देके जिसका नाम रखा था उन्होंने एमए। तो बहुत बच्चे वहां कंफ्यूज हो गए थे। एमए का मतलब होता है मिली एम्पियर, एमए का मतलब होता है मिली एम्पियर। तो कंफ्यूज मत होना, मिली एम्पियर बहुत सिंपल, मिली एम्पियर होता है 1/1000 ऑफ एम्पियर। मतलब अगर आपको कन्वर्ट करना है तो बेसिकली आप उसको डिवाइड बाय 1000 कर लो, तो 1 मिली एम्पियर 1/1000 एम्पियर के बराबर होता है। कभी कभार ये क्वेश्चन आया था, अभी आपको दिखाऊंगा आगे जाके स्लाइड में, तो आपको पता होना चाहिए। तो अभी तक हमने क्या देखा, चार्जेस प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, यूनिट कूलम होती है। करंट चार्जेस के फ्लो को बोलते हैं एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में। फॉर्मूला बनाते हैं करंट इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। करंट का यूनिट डिनोशन होता है आई से, चार्ज का डिनोशन होता है क्यू से, टाइम का टी से। आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी। आई की यूनिट होती है दादा एम्पियर, नापने के डिवाइस को क्या बोलते हैं, एमीटर। और छोटी सी यूनिट मिली एम्पियर
जो 1/1000 एम्पियर के बराबर होती है। क्लियर है क्या यार? अच्छा, जब हमको ये चीज क्लियर हो गई तो एक चीज और पता होनी चाहिए कि करंट की डायरेक्शन क्या होती है। करंट की डायरेक्शन क्या होती है? तो जो करंट की डायरेक्शन होती है वो होती है प्लस से माइनस। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल तक इसकी डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो ये देखो, ये जैसे प्लस है, ये माइनस है, तो करंट इस तरफ जाता है, करंट प्लस से माइनस की तरफ जाता है। अच्छा सर, करंट तो प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाता है ये भी पता होना चाहिए, कभी कभार पूछ लेता है। तो जो अगर करंट प्लस से माइनस जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन उसकी रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव। रिपीट, अगर करंट प्लस से माइनस तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव। करंट अगर प्लस से माइनस तो इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस। करंट अगर ऊपर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है, करंट अगर लेफ्ट जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन राइट जा रहा है, करंट अगर फ्रंट में जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन बैक जा रहा है, उल्टा डायरेक्शन, उल्टा डायरेक्शन। ठीक है सर, पक्का। देखो अब एक छोटू सा क्वेश्चन है, छोटू सा न्यूमेरिकल है, बहुत छोटू सा, ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है यहाँ पर। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.25 एम्पियर। सर हमको आई की वैल्यू दी है 0.25 एम्पियर फॉर 20 मिनट। सर तो हमको टाइम दिया है 20 मिनट। पहले तो हम इस टाइम को सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि मिनट में है। तो एक मिनट में होते हैं 60 सेकंड, तो 20 इंटू 60 दैट इज 1200 सेकंड। कह रहे अमाउंट ऑफ चार्ज निकाल के बताओ। तो फॉर्मूला क्या अभी हमने पढ़ के आए, I इज इक्वल्स टू Q बाय T पढ़ के आए, यही पढ़ के आए। तो क्या फॉर्मूला है, I है 0.25, Q हमको निकालना है, टाइम 1200 है, इधर चले जाएगा। तो 0.25 इंटू 1200 इंटू 1200 इक्वल्स टू चार्ज। तो कर लो इसको मल्टीप्लाई और क्वेश्चन हो जाएगा। कितना होगा, 300। तो 300 कूलम ना 300 कूलम इसका आंसर आ जाएगा। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था दोस्त। तो छोटू सा क्वेश्चन, वार्म अप क्वेश्चन ऐसा समझ लो ताकि पता दो क्या करना होता है। अच्छा सर, अगर हमने चार्ज समझ लिया, करंट समझ लिया, अब बारी आती है एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज के, जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये मस्त टॉपिक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या होता है सर? देखो, करंट लाने के लिए हमको चार्ज की जरूरत होती है, जो हमने भी बात करी। अभी चार्ज रखा है कहीं दूर, कहीं दूर। इस चार्ज को लेके आने के लिए, इस चार्ज को लेके आने के लिए हमको करना पड़ता है काम। क्या करना पड़ता है? काम। जैसे अभी पढ़ाई करने के लिए आप काम कर रहे हो, वैसे ही चार्ज को लेके आने के लिए काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर चार्ज बाबू नहीं आएगा तो करंट कैसे चलेगा? करंट तो चार्ज से ही चलता है। तो हमको ये चार्ज को जो लेके आना है, जो बहुत दूर पड़ा हुआ है, एक जगह पर लेके आना है, इस काम को जो हम कर रहे हैं चार्ज लाने के लिए, इसी को साइंस में कहा जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जैसे पढ़ के देखो कि इस द अमाउंट ऑफ वर्क डन, आप कितना काम कर रहे हो, क्या इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, आप चार्ज को लेके आना चाहते हो कहां से कहां तक? इंफिनिटी से टू दैट पॉइंट। इंफिनिटी मतलब बहुत दूर है, और टू दैट पॉइंट मतलब जहां आपको चाहिए। तो ये कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कि आप कितना काम कर रहे हो चार्ज लाने के लिए। सिंपल भाषा में, कितना काम कर रहे हो चार्ज लाने के लिए। अब सर अगर इसका फॉर्मूला बनाए तो बहुत सिंपल है। हम कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो है कि आप कितना काम कर रहे हो, क्या लाने के लिए? चार्ज लाने के लिए। तो वर्क अपॉन चार्ज बन गया फॉर्मूला। पोटेंशियल को क्या बोला? कितना काम कर रहे हो, कितना चार्ज लाने के लिए। इसको हम डिनोट करेंगे V से।
इसको हम डिनोट करेंगे W से, और इसको आप जानते ही हो Q से। V इक्वल्स टू W बाय Q, बन गया फॉर्मूला। और V की यूनिट होती है वोल्ट्स। क्या होती है? वोल्ट्स। सर इसको भी नापने का कोई डिवाइस आता है? तो आंसर है हाँ। जैसे करंट को नापने के लिए एमीटर, वोल्ट को नापने के लिए वोल्ट मीटर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वर्क अपॉन चार्ज, और V की यूनिट होती है वोल्ट्स, नापने का डिवाइस होता है वोल्ट मीटर। अब सर एक और चीज है जिसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल तो समझा कि काम कर रहे हैं चार्ज लाने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस का क्या मीनिंग है सर? बहुत सिंपल मीनिंग है पोटेंशियल डिफरेंस का। डिफरेंस हम हमेशा दो चीजों में निकालते हैं, डिफरेंस के लिए बेयर मिनिमम दो चीजें चाहिए। तो दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स का डिफरेंस, दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स का डिफरेंस इज टर्म्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस। एग्जांपल, मान लो एक बंदे का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है 5, EP1 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1, और दूसरे का EP2 है लेट से 8। ठीक है, तो इन दोनों का अगर डिफरेंस निकाले तो उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। 8 में से 5 गया, कितना होता है सर? 3। तो ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक बंदे का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 8 वोल्ट दूसरे बंदे का, दोनों के डिफरेंस को 3 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? इट इज डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट। एक इलेक्ट्रिक सर्किट में जो 2 पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस है उसको हम क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। अब सर ये काम तो करना है चार्ज लाने के लिए, ये करेगा कौन? ये सेल कर सकता है, बैटरी कर सकती है, जनरेटर कर सकता है, या कोई भी सुटेबल अप्लायंस से काम करता है। मेनली तो बैटरी वगैरह ही होती है, तो ये भी पता होना चाहिए। अब जैसे हमने उधर पढ़ा था ना कि 1 एम्पियर ऑफ करंट कब फ्लो करेगा? जब 1 कूलम ऑफ चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो करे। वैसे ही 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल कब आएगा? जब 1 जूल ऑफ वर्क, याद है वर्क की यूनिट जूल, 1 जूल ऑफ वर्क 1 कूलम चार्ज के लिए किया जाए। तो देखो यहीं लिखा हुआ है, जब 1 जूल ऑफ वर्क, 1 जूल ऑफ वर्क 1 कूलम को मूव करने के लिए किया गया है, तो 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। सिंपल है सर। तो ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हमने 2 मेन टॉपिक पढ़े दादा। पहला पढ़ा करंट, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। करंट का हमने फॉर्मूला रखा था I इज इक्वल्स टू Q बाय T, यूनिट रखी थी एम्पियर। और फिर हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसका हमने फॉर्मूला रखा V इज इक्वल्स टू W बाय Q। क्या ये चीज क्लियर है? अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होगे सर इस चैप्टर के नोट्स कहाँ से मिलेंगे, क्या है आगे की तैयारी? सर बोर्ड्स बड़ी नजदीक आ रही है, तो मैं आपको बता दूं क्लास 10th के जितने भी नोट्स हैं, साइंस के, SST के, मैथ्स के, जितने भी, वो सारे नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी दी है, गूगल ड्राइव की लिंक दे रखी है। उस गूगल ड्राइव की लिंक में आपको सारे नोट्स साइंस के, SST के सब मिल जाएंगे स्ट्रक्चर्ड वे में। हमारी क्लास 10th की ये साइंस की बुक है, जिस एक बुक में पूरी NCERT कवर्ड है, क्वेश्चंस कवर्ड है, एक्सपेरिमेंट्स कवर्ड है, जो हम हमारे चैनल पे डालते हैं, सब कुछ कवर्ड है। तो आपको ये परचेज करने की जरूरत नहीं है, हम फ्री में दे रहे हैं, एकदम फ्री में दे रहे हैं। आपको बस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, नोट्स की लिंक को क्लिक करना है, और आपको चैप्टर वाइज इसके सारे नोट साइंस के मिल जाएंगे, एकदम प्रॉपर फॉर्मेट में स्ट्रक्चर्ड सिंप्लीफाई नोट्स विथ क्वेश्चंस आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। अच्छा सर, एक और चीज, सर अभी तो इतनी बड़ी बड़ी बुक पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं हो पाएगा, इतना टाइम तो है ही नहीं हमारे पास। इस वजह से हमारे पूरे साइंस विद सूरज की कम्युनिटी, क्रिप्टॉन क्लासेस की कम्युनिटी ने मिलकर एक बुक बनाई है, जिस बुक का नाम है ब्रह्मास्त्र। क्या नाम है? ब्रह्मास्त्र। इस ब्रह्मास्त्र बुक के अंदर आपको मिलेंगे साइंस, सोशल, मैथ्स, रिपीट, साइंस, सोशल, मैथ्स, तीनों के हर चैप्टर के रिवीजन नोट्स फ्लो चार्ट फॉर्म में, और
क्या सर सिर्फ फ्लो चार्ट दे रहे हो? तो आंसर है नहीं, हम इसके अंदर PYQs भी दे रहे हैं। और इतनी पतली सी बुक है 120 पेज की। इस 120 पेज की बुक में साइंस, SST, मैथ्स के इन टोटल 46 चैप्टर्स को हमने कवर किया है। CBSE के PYQs, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन सब कुछ दे दिया है आपको। अगर मैं दिखाऊं, जैसे आप जो अभी चैप्टर पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हो, तो अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर जाता हूं तो ये देखो, आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का पूरा फ्लो चार्ट देखने को मिल जाएगा। उसी तरीके से आप इसी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहोगे तो फिर ये देखो, ये हमारी क्वेश्चंस भी बनाए, इसके नीचे QR कोड में आंसर्स भी मिल जाएंगे। फिर सोशल के भी इसी के अंदर डाली हैं, ये देखो, ये पॉलिटिकल पार्टी, सिविक्स का एक चैप्टर। उसी तरीके से मैथ्स में भी जैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमने एक ही बुक में सब डाल दिया है, PYQs, फ्लो चार्ट्स। मतलब अगर आप ये बुक पढ़ ली, अगर आपने ये बुक पढ़ ली दोस्त, तो 95% तो यार तेरे आएंगे ही आएंगे, क्योंकि इतनी बढ़िया बुक है, छोटी सी बुक है, पतली सी बुक है, जिसमें सब आ गया। सर इसकी कॉस्ट, और ये कलर्ड बुक है दोस्त, ये पूरी कलर्ड बुक है, पूरी कलर्ड बुक है। तो कॉस्ट 600 नहीं है, कॉस्ट 500 नहीं है, कॉस्ट 400 नहीं है, कॉस्ट मात्र और मात्र, कॉस्ट मात्र और मात्र 350 रुपीज है। सिर्फ 350 रुपीज एक मूवी टिकट की प्राइस में, 350 रुपीज एक मूवी टिकट की प्राइस में आपको ये बुक आपके डोर स्टेप तक मिल जाएगी। नो डिलीवरी। आप इंडिया के कोई से भी रीजन में रहते हो, कश्मीर में रहते हो, कन्याकुमारी में रहते हो, नॉर्थ ईस्ट में रहते हो, वेस्ट में रहते हो, सेंट्रल इंडिया में रहते हो, भारत के हर एरिया में हमारी टीम आपको ये बुक पहुंचाएगी। और 350 में से 1 रुपया भी ज्यादा नहीं लिया जाएगा डिलीवरी का, सब उसी में इंक्लूडेड है। और भैया हम ये सिर्फ क्यों दे रहे हैं इतने कम प्राइस में? ताकि हम चाहते हैं बच्चों का भला हो, बच्चों की वैल्यू बढ़े। और अगर आपको ये बुक की फ्री PDF चाहिए कि सर हम देख लें एक बार बिना पहले ऑर्डर करने से पहले, तो नीचे फ्री बुक का भी लिंक है, वहां आप 6 चैप्टर्स देख सकते हो फ्री में। तो आपको दिखेगा कि यार क्या मेहनत है उस पूरी उसके ऊपर, और फिर ये आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। ऑर्डर प्लेस करने के लिए आप हमारी टीम के नंबर 9131588117 पे कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप ये कर सकते हो, या हमारे इंस्टा ID क्रिप्टॉन क्लासेस पे भी आप अप्रोच कर सकते हो। ये बुक आपको हम पूरी डिलीवरी के साथ दे देंगे, ठीक है। चल अब हम आगे बढ़ते हैं। सर जब हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ लिया, ये देखिए पिछले साल 2025 में एक क्वेश्चन आया था, अभी ये वाला तो रुक जाना। पहला लिखा है एक्सप्लेन द स्टेटमेंट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 1 वोल्ट। जैसे मैंने अभी सिखाया 1 वोल्ट क्या होता है, जब 1 जूल ऑफ काम किया जाए 1 कूलम चार्ज को लाने के लिए। ये सिंबल्स क्या डिनोट करते हैं, इनका फंक्शन। ये एमीटर है, ए से दिख जाना चाहिए था, तो ये एमीटर है, इसका फंक्शन क्या होता है, ये करंट की वैल्यू चेक करता है। ये अभी नहीं पढ़ाया मैंने आपको, अभी रुक जाइए, ये अभी नहीं पढ़ाया सेकंड वाला, तो ये एक क्वेश्चन आया था। इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक सर्किट्स, मतलब सर्किट कैसे बनता है, सर्किट की बेसिक चीजें। देखो जैसे दिखा दो, ये होती है सर्किट की बेसिक चीजें। ऑल दो अभी तक तो सीख गए होगे। सेल ऐसे बनता है, कुछ ऐसे, ये प्लस होता है बड़ा वाला और ये माइनस होता है। 2-3 सेल को साथ में मिला दो तो बैटरी बन जाती है। ये देखो जैसे ये बैटरी बना दी है। ये होता है प्लग की जब स्विच ओपन है, और ये प्लग की जब स्विच ऑफ है, बीच में एक डॉट लगा दो। वायर जॉइंट तुम्हारे काम का नहीं है, 6 तुम्हारे काम का नहीं। बल्ब तो तुमको पता होगा, ये ऐसे बनता है, ये बल्ब नॉर्मल सा। रेजिस्टेंस अभी नहीं बताया, वेरिएबल रेजिस्टेंस नहीं बताया, एम मीटर बता दिया प्लस माइनस, वोल्ट मीटर बता दिया। ये छोटी मोटी चीजें पता होनी चाहिए, सर्किट्स हैं। ऑल्दो इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन ना आते हुए बनाने को आ जाता है, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में देखा। अब भैया इस चैप्टर का सबसे मेन इंसान आ रहा है पढ़ने के लिए, वो है ओम दादा। तो देखते हैं इसको। अगर ओम दादा की बात करी जाए कि ओम क्या है, ओम का लॉ क्या था, पूरा चैप्टर इस नींव पे टिका हुआ है कि ओम्स लॉ क्या है। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ कहते हैं कि
जब जब एक सर्किट में वोल्टेज बढ़ता है, V पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है, वैसे वैसे करंट की मात्रा भी बढ़ती है। तो ओम्स लॉ ने क्या बोला, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता है वैसे वैसे सर्किट में I की मात्रा भी बढ़ती है। तो इन्होंने कंक्लूजन निकाला कि जो V है और जो I है वो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग होता है एक बढ़ेगा दूसरा बढ़ेगा, एक घटेगा दूसरा भी घटेगा, ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, सिंपल। अब एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है, हमारे घर में आता है 220 वोल्ट, हमारे घर में, मेरे घर में, आपके घर में, दुनिया के घरों में 220 वोल्टेज आता है। और दुनिया की हर अप्लायंस, दुनिया की मतलब भारत की तो एटलीस्ट हर अप्लायंस बनाई ऐसे जाती है कि वो 220 पे ऑपरेट करे। कोई बल्ब होगा ना, उसके पीछे भी चेक करोगे तो 220 लिखा रहता है, चार्जर होगा उसके भी पीछे लिखा रहता है 220, तो बनाई ऐसे जाता है। अब एक बात बताओ यार मेरे को दोस्त, क्या हमारे घरों में सबको करंट सेम चाहिए? यानी फ्रिज को, बल्ब को, टीवी को, एक गीजर को या एक वॉशिंग मशीन को, क्या सबको करंट इक्वल चाहिए? तो आप सोचोगे नहीं सर, सबको अलग अलग करंट चाहिए। फ्रिज बड़ी अप्लायंस है, गीजर बड़ी अप्लायंस है, हीटर बड़ी अप्लायंस है, तो इनको थोड़ा करंट ज्यादा चाहिए होता होगा। बल्ब छोटी अप्लायंस है, ट्यूबलाइट छोटी अप्लायंस है, चार्जर छोटी अप्लायंस है, तो करंट कम देना पड़ता होगा। बट हम फिर करंट को चेंज कैसे करेंगे अलग अलग अप्लायंस में? फ्रिज को ज्यादा चाहिए, इसको कम चाहिए, क्योंकि ओम ने तो बोला कि करंट तो वोल्टेज पे निर्भर करता है और वोल्टेज तो फिक्स है, यानी आप 220 को तो बढ़ा नहीं सकते, 220 को तो कम नहीं कर सकते। तो यहां पर मार्केट में एक चीज आई कि कैसे इस पूरी चीज को सॉल्व किया जाए। तो एक चीज आई जो होता है R इक्वल्स टू V अपॉन I। पहले R समझो, V तो आपको पता है, I आपको पता है। R जो होता है दोस्त, वो होता है रेजिस्टेंस। क्या होता है? रेजिस्टेंस। सर ये कौन सी चीज का नाम है रेजिस्टेंस? ध्यान से सुनिएगा, रेजिस्टेंस वर्ड से पकड़िए, रेजिस्ट, जो रोकने का काम करे, जो क्या काम करे? रोकने का काम करे, रेजिस्ट करने का काम करे। ये एक छोटा सा डिवाइस आता है, इतना छोटा है कि आपकी उंगली बराबर है, उंगली से भी छोटा, और सोचो इतना सा आता है। ये रेजिस्टेंस करंट को रोकने का काम करता है। करंट को क्या करने का काम करता है? सोर्स रोकने का काम करता है। सर कैसे रोकता है और क्या प्रॉपर्टीज ये एग्जिस्ट करता है? अगर आपको सर्किट में ज्यादा करंट चाहिए, अगर आपको सर्किट में ज्यादा करंट चाहिए, यानी फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव, ओवन वगैरह वगैरह, तो आप ऑब्वियस सी बात है करंट को कम रोकोगे क्योंकि ज्यादा करंट चाहिए। करंट को कम रोकने के लिए रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो भी क्या रखनी पड़ेगी? कम। सो इन शॉर्ट, अगर आप चाहते हो कि करंट ज्यादा आए तो आप रेजिस्टेंस को क्या करोगे? कम रखोगे, ताकि वो करंट को कम रोके। सर इसका उल्टा, अगर आपको करंट कम चाहिए, बल्ब, टीवी, ट्यूबलाइट, चार्जर, तो ऑब्वियस सी बात है आपको करंट कम चाहिए तो आप करंट को रोकोगे ज्यादा, रोकने के लिए आपको हायर रेजिस्टर लगेगा। तो अगर आपको करंट कम चाहिए तो आपको रेजिस्टेंस क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। अब एक रिलेशन देखो दोस्त, ज्यादा करंट कम रेजिस्टेंस, कम करंट ज्यादा रेजिस्टेंस। कहना है से ये उल्टा रिलेशन है, कहना है से ये कैसा रिलेशन है? उल्टा रिलेशन है। इसको फिजिक्स में ऐसे लिखा जाता है, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/I। इनवर्सली यानी अपॉन में, रेसिप्रोकल 1/। तो ये होता है कि आपको I अगर ज्यादा चाहिए तो R कम चाहिए, I ज्यादा चाहिए तो R कम चाहिए, I कम चाहिए तो R ज्यादा चाहिए। ये होती है सबसे मेन चीज ओम्स लॉ के अंदर, कि आप
आपका एक फॉर्मूला तो बना ही बना, R इक्वल्स टू V बाय आई, जहां R का मतलब रेजिस्टेंस, V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज, और I का मतलब करंट। बस आपको पता होना चाहिए कि कब रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा चाहिए और कब रेजिस्टेंस की वैल्यू कम चाहिए। जब कम करंट चाहिए, मार्केट में कम करंट आना है आपको, तो आपको कम करंट के लिए बड़ा रेजिस्टर लगाना पड़ेगा। और आप चाहते हो कि नहीं यार ज्यादा करंट जाए, तो आप रेजिस्टर की वैल्यू कम रखोगे। ये आपको पता होना चाहिए मेन इसके अंदर। अच्छा सर, रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो होती है ओम, क्योंकि भाई साइंटिस्ट ने डिस्कवर करा है तो उसको श्रेय तो देना पड़ेगा ना। और ओम का एक सिंबल भी होता है ऐसा, मेरे से थोड़ा कम बनता है, ड्राइंग में अपन जीरो थे यार, तो ओम यानी ऐसे कुछ बनता था। अच्छा ये देखो, ये रेजिस्टेंस जैसे मोला बोला क्या करता है, ये करंट को अपोज करता है। अपोज मतलब अलग कर देता है, उसको दूर भगाता रहता है, उसको रोकता है। इसके ऐसा यूनिट जैसे मैंने बोला ओम होती है। और अगेन अभी फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, R इक्वल्स टू V बाय आई। तो 1 ओम रेजिस्टेंस कब आएगा, सेम क्वेश्चन अभी 3 बार कर लिया ये चीज। 1 ओम रेजिस्टेंस कब आएगा, जब 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और 1 एम्पियर ऑफ करंट आए। ठीक है, ये देखो यहीं लिखा है, व्हेन 1 वोल्ट ऑफ पीडी पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट्स 1 एम्पियर ऑफ करंट। तो जब 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस 1 एम्पियर ऑफ करंट को ले जाएगा, तब हम कहेंगे कि 1 ओम ऑफ रेजिस्टेंस जनरेट हुआ है। सबको क्लियर है सर? ये ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। अब इसी के बेसिस पे उस भाई साहब ने ग्राफ बना दिया। क्या बना दिया? ग्राफ। जो मैंने बोला था ना कि उसने देखा V बढ़ रहा है, I बढ़ रहा है, V बढ़ रहा है, I बढ़ रहा है, V घट रहा है, I घट रहा है, V घट रहा है, I घट रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो हमने लिखा। तो उसने एक ग्राफ बनाया जिसको VI ग्राफ बोला। क्या नाम बोला? VI ग्राफ। V को वेलोसिटी मत लिखना नकम्मो, वेलोसिटी 9th में था, I करंट। तो ये एक स्लोप बनता है और ये सीधी लाइन है। तो सर ये जो स्लोप होता है ना, ये रेजिस्टेंस देता है। क्या देता है? रेजिस्टेंस देता है, ध्यान रखना। तो VI ग्राफ रेजिस्टेंस देता है। अच्छा अगर उल्टा हो गया, VI की जगह IV हो गया, मतलब यहां I हो गया और यहां V हो गया, उल्टा, तो याद रखना उल्टे में काम उल्टा, 1/R, सिंपल। सीधे में R, उल्टे में 1/R। अब देखो एक छोटू सा क्वेश्चन करते हैं ओम्स लॉ के ऊपर। क्या लिखता है? एक सिंपल सर्किट है जिसके पास 24 वोल्ट की बैटरी है। तो सर जो वोल्टेज है वो तो 24 हो गया, बहुत बढ़िया। और एक रेजिस्टर है 60 ओम का, तो R की वैल्यू दी है 60 ओम। कैलकुलेट द करंट, सिंपल फॉर्मूला है, R इक्वल्स टू V बाय I। हम निकम्मो ये मत देखते रहना, खुद करो। हाँ ऐसा नहीं कि सर सिर्फ सर के ऊपर देख रहे हैं। R 60, V 24 अपॉन I, ये इधर आ जाएगा 24 अपॉन 60, कट करो, 12 2 जा 12 5 जा 2 अपॉन 5 होता है 0.4 एम्पियर। कितना होता है? 0.4 एम्पियर। छोटू सा क्वेश्चन था, वार्म अप क्वेश्चन समझ लो। ये इसलिए दिया कि थोड़ा एक ग्लिम्स मिल जाए चीजों का ऊपर। अब आती है मेन टॉपिक इस चैप्टर की, ओम्स लॉ के सेकंड टॉपिक के ऊपर, कि सर अब ये रेजिस्टर्स की वैल्यू बढ़ती कैसे, घटती कैसे, क्या फंडा है? तो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, कुछ ऐसे पैमाने हैं जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। कि आप रेजिस्टेंस चाहते हो 2 ओम का, उसकी वैल्यू बढ़ के 8 ओम हो जाए, तो वो कैसे होगा? तो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो इसको हम बोलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं? तो पहला फैक्टर आता है लंबाई। पहला फैक्टर आता है लंबाई। मान लो अगर एक कंडक्टर है, एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, उसकी लंबाई 5 मीटर है और इसकी लंबाई अब बढ़ा के मैंने 10 मीटर कर दिया, तो कहना है से लेंथ डबल हो गई। लेंथ के बढ़ने से रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, सिंपल। लेंथ के बढ़ने से रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। कहना है इससे
डायरेक्टली रिलेटेड, लेंथ के बढ़ने से रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, सिंपल। अगर लेंथ डबल हुई है, जैसे 5 से 10 हो गई, तो रेजिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, डबल। तो लेंथ के बढ़ने से रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। ये देखो यहां लिखा है इंक्रीजिंग लेंथ इंक्रीजेस रेजिस्टेंस। सर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया यानी मोटाई एक तरीके से। तो अगर एरिया लेट से 5 मीटर स्क्वायर है, एरिया स्क्वायर में होता है, और एरिया बढ़ा के 15 कर दिया गया, एरिया के बढ़ने से रेजिस्टेंस घटता है। क्या? एरिया के बढ़ने से रेजिस्टेंस घटता है। रिपीट, एरिया के बढ़ने से रेजिस्टेंस घटता है। कैन आई से सर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? उल्टा फंडा है, एरिया बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, एरिया कम करोगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो ये डायरेक्टली रिलेटेड था, ये इनवर्सली रिलेटेड है। अब जैसे यहां एरिया 3 गुना हुआ है, यहां एरिया कितने गुना हुआ है, 3 गुना हुआ है, तो रेजिस्टेंस 3 गुना कम हो जाएगा। 3 गुना क्या हो जाएगा, कम, 1/3। हिंदी इंग्लिश में बोले, मैथ्स मैथमेटिकली बोले 1/3 हो जाएगा। तो ये भी याद रखिएगा। अच्छा सर ये एरिया का कोई फॉर्मूला भी होता है क्या, इनकेस किसी क्वेश्चन में आ गया तो? हाँ, क्योंकि हम ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात करते हैं, यानी इसकी बात करते हैं, ये की, तो इसका फॉर्मूला होता है सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। याद रखना, क्या बोलते हैं, पाई आर स्क्वायर। सिंपल, पक्का, क्लियर। चलो, तो पहला था लेंथ, लेंथ के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, डायरेक्टली रिलेटेड। दूसरा था एरिया, जो बताता था कि एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। तीसरी पढ़ने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन पिछले साल एक एमसीक्यू में आया है, कहता है अ वायर ऑफ लेंथ L इज ग्रेजुअली स्ट्रेच सो दैट द लेंथ इंक्रीजेस टू 3L। तो लेंथ 3 गुना हो गई है, L 3L हो चुका है। इफ द ओरिजिनल रेजिस्टेंस इज R, तो द न्यू रेजिस्टेंस वुड बी। अब हमको सबको पता है कि लेंथ के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, लेंथ 3 गुना हुई है, तो ऑब्वियस सी बात है रेजिस्टेंस भी कितने गुना हो गया होगा, 3 गुना हो गया होगा, 3R। सिंपल क्वेश्चन, लॉजिक पता है तो काफी सिंपल क्वेश्चन था। अब आता है तीसरी चीज जिसको बोलते हैं नेचर ऑफ मटेरियल। मतलब तुम कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हो, यानी क्या वो जो वायर का टुकड़ा है वो एक अच्छा मेटल है, सिल्वर, कॉपर, या वो वायर का टुकड़ा एक अच्छा नॉन मेटल है? तो मटेरियल पे बहुत वेरी करती है चीज। जैसा आपकी वायर का मटेरियल वैसी आपकी रेजिस्टेंस। तो नेचर ऑफ मटेरियल उसको बोल रहे हैं। जैसे मेटल्स जो होते हैं, सिल्वर, कॉपर, ये बहुत बढ़िया कंडक्टर होते हैं, बहुत बेहतरीन होते हैं, और जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो बड़े बकवास होते हैं, पास नहीं होने देते करंट को। तो इसको बोलते हैं नेचर ऑफ मटेरियल, कि मटेरियल कैसा यूज कर। अब इसका एक छोटा सा डेरिवेशन है, पहले देखो। हमने फर्स्ट में पढ़ा R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, हमने फर्स्ट में पढ़ा। सेकेंड में हमने पढ़ा R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, यही पढ़ा दोनों में। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और अपॉन में A? बात सेम बैठेगी? यस सर, बिल्कुल बात सेम बैठेगी। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय। फिजिक्स में जब भी ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया जाता है तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट आता है, तो ये आता है एक कांस्टेंट P टाइप। अब इधर थोड़ा ध्यान देना, R आपको पता है रेजिस्टेंस, L आपको पता है लेंथ, A आपको पता है एरिया। सर ये P जैसा क्या बनाया है, इस P जैसे को कहा जाता है RHO रो। क्या बोला जाता है, RHO रो, जिसका एक और नाम होता है रेजिस्टिविटी। क्या नाम होता है, रेजिस्टिविटी। सर रेजिस्टेंस तो हमको समझ में आया,
ये नई चीज क्या लेके आए हो, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस यानी करंट को रोकने की चीज। रेजिस्टिविटी उस मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जो आप मटेरियल यूज कर रहे हो। तो ये होती है एक स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। मटेरियल की जो स्पेशल प्रॉपर्टी होती है दोस्त, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। और जितने भी मेटल्स होते हैं, जितने भी मेटल्स होते हैं उनकी काफी लो रेजिस्टिविटी होती है। क्यों? क्योंकि ये करंट को बहुत बढ़िया सुकून वाले रास्ते से जाने देते हैं। तो जितने भी मेटल्स होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी लो होती है, करंट को रोकते नहीं। जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं उनकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो काफी हाई रहती है दोस्त, काफी हाई रहती है। ये करंट को खूब रोकते हैं, इसलिए तो इनको हम इंसुलेटर कहते थे। याद है, इनको हम क्या कहते थे, इंसुलेटर। रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, क्योंकि ये करंट को रोकते अच्छा है। और ये जो लोग हैं ये करंट को रोकते नहीं है, मेटल्स, इसलिए हम इनको बोलते थे कंडक्टर्स, कि भाई ये बढ़िया कंडक्ट कर रहा है। और इन्हीं के बीच में एक और लोग आते हैं जिनको बोलते हैं एलॉयज। क्या बोलते हैं, एलॉयज। एलॉयज याद है, मेटल्स के मिक्सचर। मेटल्स को जब मिक्स कर दो तो एलॉय बन जाता है। जैसे ब्रास होता है, ब्रोंस होता है, ये सारे जितने भी होते हैं इनको बेसिकली बोला जाता है एलॉयज। सर एलॉयज जो होते हैं इनकी रेजिस्टिविटी मीडियम होती है, ना ज्यादा हाई होते हैं ना ज्यादा लो होते हैं, इसलिए बट इनको हम यूज अच्छी जगह करते हैं। एलॉय क्या, हीटिंग एलिमेंट्स में बहुत यूज हो जाता है, जैसे हीटर की रॉड हो गई, गीजर की रॉड हो गई, वहां इसको बढ़िया यूज हो जाता है। एक तो रेजिस्टेंस अच्छा है, हीट अच्छी दे देते हैं, प्लस ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, जलते नहीं है जल्दी, तो बड़ी अच्छी रहती है। तो ये होता है रेजिस्टिविटी। ये डेरिवेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्त। देखो इसमें दिया भी, ये एरिया, ये लेंथ, ये रेजिस्टेंस, ये फॉर्मूला, ये रेजिस्टिविटी, सेम चीज। सर इसकी यूनिट बना ले, इसकी यूनिट क्या होगी, आओ इसकी छोटी सी यूनिट बनाई जाए। यूनिट हम बना सकते हैं, R इज इक्वल्स टू रो L बाय ए, ये फॉर्मूला है ना। तो R की होती है ओम, रो की हमको निकालनी है, लेंथ की होती है मीटर, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, है ना। R की ओम, L की मीटर, A की मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, ये इधर जाएगा तो ओम मीटर इसकी यूनिट आ गई, ओम मीटर इसकी यूनिट आ गई। सिंपल, क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ये जैसे मैंने बोला एलॉयज जो होते हैं अच्छी रेजिस्टिविटी रखते हैं ये लोग, क्योंकि डिफरेंट मेटल्स का। और क्यों इनको किस में यूज किया जाता है, आयरन में यूज किया जाता है, टोस्टर में यूज किया जाता है, गीजर में यूज करते हैं। एक तो हाई रेजिस्टिविटी है तो अच्छी हीटिंग कर देते हैं, बढ़िया हीटिंग कर देते हैं। और ऑक्सीडेशन जल्दी नहीं होता इनका, मतलब जल्दी से ऑक्सीजन से ये रिएक्ट नहीं करते हैं, तो बढ़िया जंग वंग नहीं खाते हैं, तो बढ़िया होते हैं। ये देखो, ये एक टेबल है, हमको ये याद नहीं करना है, बस ये एनसीईआरटी में दिया तो मैंने ये बता दिया। जैसे कंडक्टर सिल्वर बेस्ट होता है, महंगा होता है इसलिए नहीं, देखो सबसे कम मिलेगी 1 × 6 × 10⁻⁻8। फिर कॉपर 6 बढ़ते जाइए। फिर देखो बीच में आओगे तो एलॉय में आओगे, ये सबकी एलॉय में देखो जैसे कांस्टेंट होता है कॉपर और निकल का, मैग्नीशियम होता है कॉपर मैग्नीज निकल का, निक्रोम होता है निकल क्रोमियम मैग्नीज आयरन का, इंसुलेटर ग्लास रबड़ डायमंड पेपर, ये सब ज्यादा वाले, सब ज्यादा वाले। पिछले साल एक क्वेश्चन आया है इसका, अभी तो मैंने एक सेट में भी देखा, सबसे इजी क्वेश्चन है ये। अगर लॉजिक पता होगा तो सबसे आसान क्वेश्चन बनेगा ये। 3 रेजिस्टिविटी दी है एबीसी की, ए की, बी की, सी की। क्लासिफाई देम एज कंडक्टर, एलॉय और इंसुलेटर। चलो पहला वाला 10⁻17 जो सबसे ज्यादा दिख रहा है, सबसे ज्यादा वाला क्या होता है दोस्त, इंसुलेटर, अभी हमने पढ़ा था। सबसे कम कंडक्टर, ये 10⁻6 है, 10⁻8 है। ऑब्वियस सी बात है 10⁻8 छोटा है, नेगेटिव पावर है, तो ये कंडक्टर हो गया। और ऑब्वियस सी बात है बचा हुआ क्या हो गया, एलॉय। सिंपल। Give an example of each of these material and state one use of each of the material in design of a appliance, say electric stove और iron। कह रहा है कि कहां कहां ये यूज आएंगे, तो सिंपल है। इंसुलेटर को आप रबर कोटिंग की तरफ यूज कर सकते हो, वायर पे जो रबर कोटिंग होती है उस पे यूज कर सकते हो। एलॉय को आप एज अ हीटिंग एलिमेंट यूज कर सकते हो। जैसे कहां पर यूज कर सकते हो सर,
टोस्टर में यूज कर सकते हो, गीजर में कर सकते हो, आयरन में कर सकते हो, और कंडक्टर में ऑब्वियस सी बात है आप कॉपर की वायर में यूज कर सकते हो, सिल्वर की वायर में यूज कर सकते हो, आप हर जगह इसको यूज कर सकते हो। सिंपल क्वेश्चन है ना पिछले साल का, बस शर्त इतनी सी है कि लॉजिक पता हो। हाँ, ये भी एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, तो थोड़ा ध्यान से देखना ये न्यूमेरिकल कैसे किया जाता है। ये न्यूमेरिकल हमसे कह रहा है कि एक रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर है जिसकी रेडियस 0.01 सेंटीमीटर है, तो रेडियस 0.01 सेंटीमीटर, रेजिस्टेंस 7 ओम है, तो 7 ओम है, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी यानी रो की वैल्यू दी है, कितनी दी है 44 इंटू 10 की पावर -6। कैलकुलेट दी लेंथ ऑफ वायर। सर ऑब्वियसली बात है ये मीटर में है, या देखो ओम मीटर में लिखा है, तो हमको ये सेंटीमीटर में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले तो सेंटीमीटर से मीटर में जाते हैं तो डिवाइड बाय 100, 0.01 डिवाइड बाय 100, पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो और लगा दो, तो 1/10,000 हो गया। बहुत बढ़िया। अब मुझे एक और चीज दिख रही है सर, ये 10 की पावर में चल रहा है, ये भी 10 की पावर में चल रहा है, तो इसको लिख दूं 10 की पावर 4, 10 की पावर 4। क्या इससे फायदा ये हो जाएगा कि पूरा क्वेश्चन यूनिफॉर्मली चलेगा, ये 10 की पावर में चल रहा है, ये भी 10 की पावर में चल रहा है। अब हम सबको पता है कि जो फॉर्मूला होता है वो होता है R इज इक्वल्स टू रो L बाय A। मेरे पास A तो है नहीं, तो पहले एरिया निकालना पड़ेगा। अभी मैंने आपको बताया था कि एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। देखो काम आ गया ना, काम आ गया ना, तो लगाओ पाई की वैल्यू 22/7, आर हमने लिखा है 1/10 की पावर 4 और 1/10 की पावर 4, क्योंकि आर स्क्वायर है। 22/7, इसको कर लूं 10 की पावर 8, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, बस इसको यहीं छोड़ देते, ये उधर रखा देंगे काटा पीटी में। चलो अब वैल्यू डालो, तो आराम से, क्या पहले मैं इसको ही शिफ्टिंग कर दूं या बाद में शिफ्टिंग करूं, बात एक ही है, बताता हूं कैसे। एरिया डिवाइड में मल्टीप्लाई में चले जाएगा, तो आर इंटू एरिया, रो एल बचा, रो को नीचे भेज दो, तो आर ए अपॉन रो इक्वल्स टू एल। इससे क्या होगा, अब लेंथ ही निकालनी है ना, तो सब जगह चलते चले। आर की वैल्यू है 7, एरिया की वैल्यू है ये 22/7 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय रो की वैल्यू है 44 इंटू 10 की पावर -6। चलो पहले तो ये 7 से 7 काट देता हूं, 7 से 7 काट देता हूं। अब क्या बचा, 22 इंटू 10 की पावर 8, ये सॉरी अपॉन में ना 10 की पावर 8, देखो तुम गलती करवाते हो यार, 22/10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 44 इंटू 10 की पावर -6। इसको ऊपर भेज दूं, सिंपल हो जाएगा। 22/10 की पावर 8, जब भी ऊपर भेजना हो अपॉन में 1 ले लो। अपने को ये तो याद है कि अपॉन में जब फ्रैक्शन होता है तो ऊपर जाके उल्टा हो जाता है, तो 1/44 इंटू 10 की पावर -6। 22 से 44 गया 2 बार, अगेन मल्टीप्लाई में पावर होती है ऐड, 8 में से -6 गया क्योंकि इसकी नेगेटिव पावर है, तो 1/2 इंटू 2, 10 की पावर 8 में से 6 गया 2, 10 की पावर 2 होता है 100, तो जो लेंथ आई वो आई 1/200। चाहो तो पॉइंट में ले सकते हो, और मीटर लगाना मत भूलना, नहीं भी लोगे तो चल जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि एरिया की भी मेहनत, थोड़ी बहुत ये मेहनत, बढ़िया क्वेश्चन मानता हूं भाई मैं ये, तो आपको आना चाहिए। ये 3 नंबर का था, तो आराम से हंसते खेलते 6-7 मिनट के अंदर बन जाएगा, बड़ी दिक्कत तो नहीं आएगी। एक और फैक्टर होता है जिसको बोलते हैं टेम्परेचर, वेरी इजी फैक्टर। टेम्परेचर का मीनिंग होता है कि अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाया रेजिस्टेंस भी घटेगा। कैन आई से डायरेक्टली रिलेटेड। तो 4 फैक्टर्स हैं, पहला लेंथ डायरेक्टली, दूसरा एरिया इनडायरेक्टली इनवर्सली, थर्ड नेचर जिसमें हमने रो रेजिस्टिविटी की बात करी, और फोर्थ टेम्परेचर डायरेक्टली बात हुई।
अब एक मेन टॉपिक आता है इस पूरे चैप्टर का, जिसका नाम है सीरीज एंड पैरेलल। बच्चों का सिरदर्द, और सर सीरीज और पैरेलल तो सर बड़ा दिक्कत है। मैं आपको वादा दिलाता हूं, मैं आपको सीरीज और पैरेलल बड़े आसानी से समझा दूंगा। देखो एक चीज समझना, क्या होती है सीरीज, क्या होती है पैरेलल। देखो ये दिवाली की लाइट दिख रही है, ये दिवाली की लाइट। इस दिवाली की लाइट में, इस दिवाली की लाइट में अगर हम बीच में से इसको कैंची से ऐसे कट कर दे, बीच में से इसको कैंची से कट कर दे, तो क्या सब बंद हो जाएगी? और कहना है इससे ये सब ऐसे सीरीज में लगी हुई, ठीक बंद हो गया। कहना है इससे ये सब सीरीज में लगे हुए हैं, एक पूरी लाइन बना के रखे तो, और सब सेम इंटेंसिटी से जल रहा है। कोई ऐसा तो नहीं कि कोई बहुत ही ब्राइट जल रहा है, कोई बहुत ही लाइट जल रहा है, इसको बोलते हैं सीरीज। बट सीरीज में क्या होता है ना, एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है समझा दो। सीरीज एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें जो करंट है वो सबको एक जैसा मिलता है, सबको एक जैसा। पूरी दिवाली की लाइट में सबको एक जैसा करंट मिल रहा है। हमारे घर में सीरीज नहीं लगा सकते। कारण सर, कारण ये है कि अगर हमने घर में सीरीज लगा दी, मान लो लगा दी, पता है होगा क्या? एक तो सबको सेम करंट मिलेगा, मतलब जितना बल्ब को करंट मिल रहा है उतना ही फ्रिज को मिल रहा है, जितना एक चार्जर को मिल रहा है उतना ही एक हीटर को मिल रहा है। बट ऑब्वियस सी बात है, हीटर और बल्ब में जमीन आसमान का फर्क है। वो अपनी इंटेंसिटी से चल ही नहीं पाएगा, वो लाइट चलेगा, इतना मजा नहीं आएगा उसके अंदर। तो इस वजह से हम घर में सीरीज यूज नहीं करते, हम घर में यूज करते हैं पैरेलल। घर में क्या यूज करते हैं दोस्त? पैरेलल। ध्यान रखिएगा, क्योंकि पैरेलल में क्या होता है ना, करंट सबको अलग अलग मिलता है, जितनी उसको नीड है उतनी मिल जाती है। तो सीरीज मतलब सेम करंट एक ऐसी लाइन में लगा दो, ये देखो जैसे लाइन में लगे हुए हैं, और पैरेलल मतलब डिफरेंट करंट। पहले हम सीरीज की बात करते हैं, फिर एक एक्सपेरिमेंट भी दिखाऊंगा। तो इसमें जैसे हमने सीरीज को किया, पहले मैं आपको बताता हूं कि सीरीज का डेरिवेशन कैसे किया जाता है। तो R1, R2, R3 तीन रजिस्टर है, और ये रजिस्टर का साइन होता है, ये रजिस्टर का क्या होता है? साइन होता है, ऐसा डैश 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 डैश। मैंने बोला तीनों को करंट सेम मिल रहा है, तो क्या डिफरेंट मिल रहा होगा सर? करंट के अलावा दूसरी चीज तो वोल्टेज ही है। इन सबको वोल्टेज डिफरेंट मिलता है। मान लो 6 वोल्ट की बैटरी है, तो पहले वाले को 1 मिल गया, दूसरे वाले ने आधा ले लिया, तीसरे वाले ने 1.5 ले लिया, ऐसे करते करते सबको। तो मानते हैं R1 को V1 वोल्टेज मिल रहा है, R2 को V2 वोल्टेज मिल रहा है, R3 को V3 वोल्टेज मिल रहा है। अच्छा, क्या मैं ये कह सकता हूं कि सर्किट का टोटल वोल्टेज, सर्किट का टोटल वोल्टेज जितनी बैटरी आपने लगाई है वो बराबर होगी पहले वाले को मिलने वाला वोल्टेज, दूसरे वाले को मिलने वाला वोल्टेज, तीसरे वाले को मिलने वाला वोल्टेज? तो क्या मैं यहां ये लिख सकता हूं V इज इक्वल्स टू V1 V2 प्लस V3? लिख सकता हूं सर? तो आंसर है हाँ जी सर, टोटल वोल्टेज के बराबर है। अब हम थोड़ा ओम्स लॉ लगाते हैं, क्योंकि हमको तो आर लेके आना है गेम में। ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है? हमने तो एक ही पढ़ा है सर, R इक्वल्स टू V बाय I, है ना? अब हमको V की जगह उसको सब्स्टिट्यूट करना है, चेंज करना है। I को इधर भेज दो, तो बन गया R इंटू आई इक्वल्स टू V, बन गया। चलो सब्स्टिट्यूट कर दो, तो V की जगह हम लिखेंगे IR। V1 किसको मिल रहा है? R1 को, तो मुझे लिखना चाहिए IR1। V2 मिल रहा है IR2, और V3 मिल रहा है IR3। I निकालो कॉमन, अंदर बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I कट गया, R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी जो सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस आएगा, सीरीज में जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो बराबर होगा पहले वाले को मिलने वाला रेजिस्टेंस प्लस दूसरे वाले को प्लस तीसरे वाले को। और कभी कभार क्वेश्चन कैसे बोलेगा? टोटल रेजिस्टेंस निकालो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालो, फाइनल रेजिस्टेंस निकालो, वगैरह वगैरह। तो सीरीज में जैसे देखो यहां लिखा भी है
किसके इक्वल होता है सर? वो इक्वल होता है सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। जो ये सबके इंडिविजुअल रेजिस्टेंस होते हैं उसको अगर ऐड कर दिया जाए तो आपका सीरीज का टोटल रेजिस्टेंस मार्केट में आ जाता है। ठीक है सर, ये होता है सीरीज जो हमारे घरों में यूज नहीं होता है। इसके बाद आता है पैरेलल जो हमारे घरों में यूज होता है। पैरेलल में जैसे मैंने बोला, एक तो सबको जो करंट है वो डिफरेंट मिलता है, जो एक सबसे अच्छी बात है। रेफ्रिजरेटर को अपना करंट, बल्ब को अपना करंट, ट्यूबलाइट को अपना करंट, बट इसके अंदर जो वोल्टेज होता है वो सबके लिए क्या होता है? सेम। जो मैंने बताया भी था 220, जो घरों में 220 वोल्टेज आता है। तो करंट सबको डिफरेंट मिलता है, वोल्टेज सबको सेम मिलता है। अब पैरेलल में ऑब्वियस सी बात है, जैसे सर्किट दिखता है ऐसे पैरेलल ही बनाते हैं। तो अब जैसे हमने बोला सबको डिफरेंट करंट मिल रहा है, तो R1 को लेट से I1 मिल रहा है, R2 को लेट से I2 मिल रहा है, R3 को लेट से I3 मिल रहा है। और कहना है से सर्किट का टोटल करंट, पूरे सर्किट का टोटल करंट बराबर होगा R1 को मिलने वाला I1 जो R1 को मिल रहा है, बराबर होगा R2 को मिलने वाला I2 और बराबर होगा R3 को मिलने वाला I3। तो मुझे लिखना चाहिए टोटल करंट I, टोटल करंट सर्किट का बराबर होगा I1 प्लस I2 प्लस I3, क्योंकि इसमें जो चेंज है वो करंट है। अब ऑब्वियस ओम्स लॉ लगाते हैं क्योंकि हमको तो R ही लेके आना है। क्या होता है ओम्स लॉ? R इक्वल्स टू V बाय I। मुझे सब्स्टिट्यूट किसकी जगह करना है? I की जगह। तो नया फॉर्मूला बनेगा I इक्वल्स टू V बाय R, बनेगा ये। चलो अब इसको यहां डाल देते हैं, सब लोग इधर देखना। I की जगह V बाय R। I1 किसको मिल रहा है? R1 को, यानी V बाय R1। I2 किसको मिल रहा है? V बाय R2। और I3 किसको मिल रहा है? V बाय R3। V कॉमन निकालो, अंदर बचेगा 1 बाय R1, 1 बाय R2, 1 बाय R3। V से V कट गया तो क्या बचा? 1 बाय R, 1 बाय R1, 1 बाय R2 और 1 बाय R3। बन गया फॉर्मूला। कहना है से सीरीज में ऐसे ही प्लस कर रहे थे, बस यहां रेसिप्रोकल करके प्लस करते हैं। देखो यहां लिखा है द रेसिप्रोकल ऑफ द कंबाइंड रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स। तो इसमें रेसिप्रोकल्स के सम को ऐड किया जाता है। अच्छा ऑब्वियस सी बात है ना, अगर मैं आपको बोलूं 3 रजिस्टर है 10 10 10 के, एक चीज समझना, 3 रजिस्टर है 10 10 10 के, एक बार उसको सीरीज में कनेक्ट किया तो सीरीज में टोटल कितना आएगा? 10 प्लस 10 प्लस 10 कितना हो गया? 30। और एक बार इन्हीं 10 और 10 को पैरेलल में कनेक्ट किया तो अभी हमने लिखा था 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 कितना होता है? 3/10। और इसको रेसिप्रोकल भी करोगे क्योंकि 1/R होता है फॉर्मूला में, कितना होगा? 10/3, जो रफली आता है कितना? 3.3333। खुद ही सोचो किसमें ज्यादा आया और किसमें कम आया। सर सीरीज में मैक्सिमम आया है, पैरेलल में मिनिमम आया है। तो ये भी पता होना चाहिए कि अगर आपको मिनिमम रेजिस्टेंस चाहिए तो कनेक्ट करो किसमें? पैरेलल में। किसमें कनेक्ट करो? पैरेलल में। बट अगर आपको मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए दोस्त तो किसमें कनेक्ट करो? सीरीज में। किसमें कनेक्ट करो? सीरीज में, क्योंकि सीरीज में डायरेक्ट ऐड हो जाएगा बट पैरेलल में रेसिप्रोकल होके ऐड होगा। अब क्वेश्चन करने से पहले 3-4 क्वेश्चन है मस्त मस्त। ये जो मैं बोल रहा था कि घर में पैरेलल लगाने के क्या फायदे होते हैं? बहुत फायदे होते हैं। एक तो सबको अलग अलग करंट मिल रहा है, सेम वोल्टेज है, सबका अपना स्विच है। एक खराब भी हो गया तो दूसरा चलते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसको प्रूफ करने के लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट किया है, बहुत बढ़िया सा। 3 मिनट की एक छोटी सी वीडियो है और वो छोटी सी वीडियो मैं आपकी स्क्रीन पे डाल रहा हूं। तो आज मैं एक नई वीडियो लेकर सीरीज एंड पैरेलल सर्किट, जिसमें हम 3 बल्ब को सीरीज में भी ज्वाइन करेंगे और पैरेलल में भी ज्वाइन करेंगे। अच्छा ठीक। तो पहले देखते हैं सीरीज सर्किट। मैंने इन तीनों बल्ब्स को आपस में ज्वाइन कर लिया है और ये तीनों बल्ब्स के इंडिविजुअल वायर को ज्वाइन कर लिया है। अब हम देखते हैं कि मैं जब करंट पास करूंगा तो क्या रिजल्ट देखने को मिलता है।
तो अब मैं इसमें से करंट पास करूंगा मेन सर्किट से, और आप ध्यान से देखिए कि तीनों बल्ब ग्लो तो हो रहे हैं, बट ये एक मैक्सिमम इफेक्टिव तरीके से नहीं ग्लो हो रहे हैं। ये वाला सही तरीके से हो रहा है, ये वाला तो ब्लिंक इन ब्लिंक आउट कर रहा है। सर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सीरीज में तीनों में करंट सेम जा रहा है। भाई ये वाला मोटा वाला बल्ब हायर पावर का है, और हायर पावर के बल्ब को हायर करंट की जरूरत पड़ती है, और हम उसे नॉर्मल करंट देंगे तो वो कैसे ही चलेगा। इसलिए सीरीज में ब्लिंक इन ब्लिंक आउट आपको देखने को मिल रहा है। दैट्स व्हाई हम सीरीज को कभी भी घरों में यूज करते ही नहीं है, क्योंकि अगर सीरीज को घर में यूज किया तो आपके घर में टीवी, ट्यूबलाइट्स, बल्ब्स, इन सबको सेम करंट मिलेगा, बट उन्हें तो डिफरेंट करंट चाहिए, उन्हें तो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग करंट चाहिए। इसलिए कभी भी हम घरों में सीरीज सर्किट यूज नहीं करते। ठीक है, समझ गया। और आपने एक चीज और देखी होगी कि अगर मैं सीरीज में से किसी एक बल्ब को हटा देता हूं, सर्किट ब्रेक कर देता हूं, तो सारे सर्किट बंद हो जाएंगे, सारे बल्ब टर्न होना बंद कर देंगे। लेट्स से ऐसा होता है या नहीं? अगर मैंने ये वायर को तोड़ दिया तो आप चेक करिए, तीनों बल्ब बंद हो गए। इवन तो सर्किट अभी भी ऑन है, इवन तो करंट अभी भी जा रहा है, बट ये तीनों बल्ब बंद हो गए। अब हम चेक करेंगे पैरेलल में क्या अलग होता है या सेम रिजल्ट देखने को मिलता है। ओके। तो अब आते हैं पैरेलल सर्किट के ऊपर। मैंने ये तीनों बल्ब्स को ज्वाइन कर लिया है और तीनों की रेड वायर को आपस में कंबाइन किया है। आप कुछ इस तरीके से गुच्छा देख सकते हैं, और मैंने तीनों की ब्लू वायर्स को भी कंबाइन कर दिया है, और मैंने मेन सर्किट से इसको ज्वाइन कर दिया। अगर हम इसको ऑन करते तो देखते क्या होता है। अब अगर मैंने इसको ऑन किया, आप ध्यान से एक चीज को नोटिस करिए, तीनों बल्ब्स अलग अलग रेजिस्टेंस के हैं। ये थोड़ा छोटा है, ये थोड़ा उससे ज्यादा पावर का है, और ये सबसे ज्यादा पावर का है। बट आप एक चीज नोट करें, ये तीनों ही बल्ब्स अपने मैक्सिमम कैपेसिटी पे चल रहे हैं। सर ऐसा क्यों हो पा रहा है? मेन सर्किट से जो करंट आ रहा है वो तीनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तीनों को अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग मिल रहा है। ऐसा नहीं कि भाई एक बल्ब को सारा करंट दे दिया गया है और दूसरों को कम मिल रहा है। अनलाइक सीरीज में आपने देखा था बल्ब अच्छे से नहीं जल रहे थे, कोई अच्छे से जल रहा था और बाकी तो फिर बल्ज आउट बल्जिंग कर रहे थे कि कुछ जल रहे हैं कुछ नहीं जल रहे हैं। इसलिए हम घरों में पैरेलल सर्किट लगाते हैं ताकि जितने ज्यादा पावर का वो बल्ब है उस पावर वाले बल्ब को ज्यादा करंट दिया जाए, वेदर छोटे बल्ब है तो उन्हें कम करंट दिया जाए, तो जाकर हमारे घर में सर्किट्स बहुत अच्छे हो जाते हैं। पैरेलल सर्किट में से हम किसी एक बल्ब को हटा दें, किसी एक बल्ब को अगर हटा दें तो बाकी अपनी कैपेसिटी से चलते रहेंगे, बाकी अपनी कैपेसिटी से चलते रहेंगे। अगर मैं इसमें से एक बल्ब को हटा देता हूं, अब देखिए मैंने दोनों बल्ब हट चुके हैं, बट एक वाला बल्ब अभी भी चल रहा है। ऐसा नहीं कि भाई वो खत्म हुआ तो वो भी खत्म हो गया। सीरीज में आपने देखा था ना कि सीरीज में मैंने एक वायर को खत्म किया, सब बंद हो गया। इसलिए हमारे घरों में पैरेलल सर्किट्स लगे। ऐसा नहीं कि भाई एक ट्यूबलाइट बंद हो सारी ट्यूबलाइट्स बंद हो जाएंगी, एक पंखा बंद हो सारे पंखे बंद हो जाएंगे, बट सीरीज में वही चीज एक खराब हो तो सबके सब खराब हो जाएंगे। इसलिए हमारे घरों में हम पैरेलल सर्किट को यूज करते हैं। तो आपने देख लिया कि कैसे सीरीज और पैरेलल में क्या बेहतर है। चलिए आइए अब हम एक छोटे मोटे से 2-4 क्वेश्चन करते हैं जल्दी जल्दी से कि क्या क्या हमारे क्वेश्चंस गेम में बैठ पा रहे हैं। देखो पहला क्वेश्चन जो हमारे गेम में बैठ रहा है, इन अ सर्किट गिवन बिलो फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस, टोटल करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ R1। बहुत इजी है। क्या ये दोनों आपको पैरेलल में दिख रहे हैं, R2 और R3? आंसर है हाँ सर। तो पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो इधर खुद भी सॉल्व करना है, मेरे भरोसा मत लेना। R2 और R3 किसमें? पैरेलल में। अब हमने फॉर्मूला तो पढ़ा ही है, 1/R इक्वल्स टू 1/R2 प्लस 1/R3। कितना कितना दिया है सर? 8 और 12 दिया, तो 1/8 प्लस 1/12। 8 और 12 का एलसीएम ले लो जो होता है 24। अगर बेटा तुमको एलसीएम नहीं आता है तो तुमको मैं मार दूंगा, बता रहा हूं। एलसीएम आने चाहिए। 8 के टेबल में 24 आता है 3 बार, 12 के टेबल में 24 आता है 2 बार। 1/R इक्वल्स टू 5/24। इसको उल्टा करोगे तो आएगा 24/5। पॉइंट में कितना होता है? 4.8। कहना चाहिए R2 और R3 का आ गया, बट सर अभी R1 तो बाकी है। तब तुम खुद दिमागदार हो। अगर R1 7.2 है, इन दोनों का पैरेलल 4.8 आया है, तो ये
और ये पूरा टुकड़ा, ये और ये पूरा टुकड़ा दोनों सीरीज में कहलाएंगे, वो अलग से पैरेलल में, बट ये और ये दोनों आपस में साथ में सीरीज में। तो कहना है इससे कि अगर मेरे को टोटल देखना है आर, तो मुझे लिखना चाहिए 7.2 प्लस 4.8, ये वाला और उन दोनों का कितना आ गया सर, ये 12 ओम आ गया पहले का। सिंपल क्वेश्चन, ज्यादा कुछ टफ तो नहीं लगा, नॉर्मल एलसीएम, नॉर्मल फंडा। दूसरा क्या कहता है निकालने को, दूसरा कहता है करंट निकालो। सर पहला हमेशा फॉर्मूला से आता है सीरीज या पैरेलल के, सेकंड थर्ड या उसके बाद भी हमेशा ओम्स लॉ से आ ही जाता है। करंट निकालना है, बैटरी दी है 6 वोल्ट की, ओम्स लॉ लगा दो। क्या होता है ओम्स लॉ, आर इक्वल्स टू वी बाय आई। आर कितना आया हमारा 12, बैटरी कितने की 6, तो ये इधर आएगा तो आई आ जाएगा 6/12 जो होता है 1/2 यानी 0.5 एम्पियर। हो गया ठीक, ये सेकंड क्वेश्चन ओम्स लॉ से आ जाता है। थर्ड क्वेश्चन अच्छा होता है, बहुत बच्चे गलती करते थे। हमको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, तो R1 और ये पूरा सीरीज में, R1 और ये पूरा सीरीज में, करंट कितना आया सर 0.5। कहना है इससे, हमने अभी लिखा था सीरीज में सबको करंट सेम मिलता है, सीरीज में सबको करंट सेम मिलता है, मतलब इस पूरे को भी 0.5 एम्पियर मिला होगा और इस पूरे को भी कितना मिला होगा 0.5 एम्पियर, क्योंकि सबको सेम करंट मिलता है, किसी को अलग नहीं मिलता। तो बस अब तो हो गया क्वेश्चन। हमको R1 का निकालना है, R इक्वल्स टू V बाय, लगाओगे तो ओम्स लॉ, लगाओगे तो ओम्स लॉ। R कितना है इसका 7.2, कितना 7.2, V हमको नहीं पता, I कितना है 0.5, ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई होने, 7.2 इंटू 0.5 कितना होगा 36 की 3.6 1/2 3.6 आ गया, सिंपल। तो पहले का क्वेश्चन हमेशा सीरीज पैरेलल का, दूसरा तीसरा हमेशा ओम्स लॉ। बस भाई ये याद रखना कि सीरीज में सबको करंट सेम मिलता है और पैरेलल में सबको पोटेंशियल डिफरेंस सेम मिलता है, ये मत कंफ्यूज होना वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी हमारे लिए। एक ये भी क्वेश्चन था पिछले साल का 2025 का, क्या कहता है, एक रेजिस्टेंस है R, उसको 3 पार्ट्स में कट किया, 3 इक्वल पार्ट्स। कहना है 3 इक्वल पार्ट्स मतलब R/3 और R/3, यही 3 इक्वल पार्ट्स होंगे क्योंकि तीनों को ऐड करके R ही आता है। इफ 3 पार्ट्स आर देन जॉइंड इन पैरेलल, तो अब इन तीनों पार्ट्स को पैरेलल में जॉइन किया, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस। इजी है, 1/R EQ लिख देता हूं, EQ का मतलब होता है इक्विवेलेंट, टोटल मान लो। फॉर्मूला क्या होता है 1/R1 1/R2 1/R3, 1/R इक्विवेलेंट। R1 कितना है सर R/3, R2 भी कितना है R/3 और R3 भी कितना है R/3। ये सब ऊपर जाएंगे, बार R इक्विवेलेंट, ये हो जाएगा 3/R, ये भी हो जाएगा 3/R, ये भी हो जाएगा 3/R। एलसीएम लेने का नीड है नहीं, तो R आ गया 3 + 3 + 3 कितना हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट 9/R। रेसिप्रोकल करना मत भूलना, वही बोल रहा हूं, बार बार भूल जाते हैं। R इक्विवेलेंट आएगा R/9। अच्छा क्वेश्चन है, कहां ग्लिम्स कहां गलती होती है यहाँ पर कि भाई ये 3 पार्ट्स में इक्वल है, 4 पार्ट्स होते तो R/4 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 होता और फिर तो बाकी नॉर्मल कैलकुलेशन। अच्छा क्वेश्चन, एक और देखो पिछले साल का, ये 2025 का सेम ही क्वेश्चन है वैसे तो। ये टुकड़ा पैरेलल में, ये टुकड़ा पैरेलल में, दोनों पैरेलल सॉल्व कर लो पहले तो अलग अलग को। तो इधर कर रहा हूं मैं, अब ये खुद भी करो, ऐसा नहीं कि मैं कर रहा हूं तो कर रहा हूं, वीडियो पॉज करी, क्योंकि यार देखो मेन बात ये होती है कि टीचर लोग तो कर ही रहा है, हम 6 साल से सेम पार्ट चीज पढ़ा रहे हैं, बट बात यह आ जाती है कि आप कर रहे हो नहीं, क्योंकि एग्जाम अल्टीमेटली आपका है, तो सॉल्व आपको करना है, वीडियो पॉज करके करते रहा करो। 10 और 15, तो पहले 10 और 15 का पैरेलल में, उसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। 1/10
1/15, इसको मैं बोलता हूं आर इक्विवेलेंट, और 2 ले लेते हैं क्योंकि इधर भी है ना, आर इक्विवेलेंट 1, आर इक्विवेलेंट 2, 1/r इक्विवेलेंट 1। एलसीएम आएगा 30, ये 3 + 2 5/30, ये हो गया 6। तो पहले का तो आ गया आर इक्यू 1 6। सेकंड का बनाओ इसका, तो 1/60 1/40 इक्वल्स टू आर इक्विवेलेंट सेकंड ले लो। एलसीएम आएगा 120, 60 के टेबल में ये 2 बार, ये 3 बार, 1/RE2 5/120 RE2, ये कितना हो गया 24, कितना हो गया 24, तो RE2 आ गया 24। अब जरा बताओ, ये 6 आ गया, 24 आ गया, कैन आई से ये वाला पूरा टुकड़ा और ये वाला पूरा टुकड़ा सीरीज में? सर कैसे? अगर आप देखोगे तो वायर को ऐसे खोल दो तो आपको ये दोनों एक लाइन में ही दिखेंगे। ये वायर बस यहां से मोड़ी गई है और कुछ तो ना किया गया, तो इसलिए ये दोनों किसमें? सीरीज में। तो कहना है ऐसे टोटल आर कितना हो गया 6 + 24 जो कितना होता है 30। अब भाई सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट मैं आप पे छोड़ रहा हूं। हाँ अब मेरे को छोड़ना है क्योंकि सेकंड और थर्ड पार्ट सेम है। क्या लिखा है? टोटल करंट निकालो, पिछला वाले क्वेश्चन का था जो हमने लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन किया। फिर पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, सेम क्वेश्चन है इस वाले टुकड़े का, तो ये तो मैंने भी करवाया। 15 वोल्ट की बैटरी दी है, ईमानदारी से तुमको ही करना है और कमेंट बॉक्स में आंसर फेंकना है, तो मैं तुमको चेक करके बता दूंगा हाँ भाई तुमने एकदम सही किया, तो करना है। ये अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। बहुत बच्चे पिछले साल कंफ्यूज हुए थे, सीबीएसई 2025 में एमसीक्यू लेवल पे क्वेश्चन आया था। तो देखो 4 रजिस्टर है, 12 12 12 12 12, बहुत सिंपल है। अगर आप देखोगे ए से लेकर बी तक, इसको छोड़ दो, इसको हटा के, क्या ये तीनों सीरीज में? तो आंसर है हाँ, क्योंकि वायर खोल दोगे तो ये तीनों साथ दिखेंगे। बट ये वाला दिक्कत है क्योंकि यहां वायर को तोड़ नहीं सकते, जॉइंट है, वायर को जॉइन किया हुआ है, तो ये 3 तो सीरीज में हो गए। कहने से इन तीनों का टोटल हो गया 36, 12 12 12, और ये 12 और ये 36 दोनों क्या रहेंगे पैरेलल में। बताऊं क्यों? क्या आप इन तीनों को हटा के, क्या आप एक ऐसा लगा सकते हो, एक ऐसा लगा दो 36 का, बात एक ही है। तो 12 और 36 दोनों किस में होंगे? पैरेलल में। ये छोटी सी गलती थी लास्ट ईयर जो बच्चों ने करी थी। अब ले लो एलसीएम, 36 आ जाएगा, ये आ जाएगा 3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये 4/36 जो आता है 9 है ऑप्शन में, है ऑप्शन में। बढ़िया क्वेश्चन था, बस आपको ये दिख जाना चाहिए कि कौन सीरीज में या कौन पैरेलल। ये भी एक क्वेश्चन है, ये होमवर्क इजी क्वेश्चन है। 2 3 6 का सीरीज में कनेक्ट किया है, पैरेलल में किया है, इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। सीरीज में तो 11 आ जाएगा, ओरली कर लो, 2 + 3 + 6, पैरेलल में एलसीएम लेके करना है। ये भी एक अच्छी केस स्टडी आई है, ये करवा देता हूँ, 4 नंबर की पिछले साल की केस स्टडी है। Study the circuit shown in the 2 resistor X and Y of 3 and 6 ohm respectively are joined in series with a battery of 2 volt. बहुत बढ़िया। Draw a circuit diagram showing the above 2 resistor joined in parallel with same battery, same ammeter, same voltmeter. ये आप बना लोगे, कुछ नहीं, बस उनको पैरेलल में कनेक्ट करना है। उनको किस में कनेक्ट करना है? पैरेलल में कनेक्ट करना है। In which combination of resistor will the potential difference across xy and the current and xy will be the same? मतलब कह रहा है कि कौन से ऐसे कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा और कौन से में करंट सेम होगा। तो पता होना चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस जो सेम होता है वो पैरेलल में होता है, और जो करंट होता है वो किस में सेम होता है? सीरीज में। एक नंबर का छोटा सा क्वेश्चन पूछा उसने, फाइंड द करंट ड्रॉन बाय द बैटरी ऑफ द सीरीज। तो निकाल लो पहले तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, कितने 3 और 6 का है ना, तो टोटल आर हो जाएगा 3 + 6 जो होता है 9। ओम्स लॉ से आई आ जाएगा, R = V/I। R 9 है, V 2 है, बैटरी 2 की है, तो I आ जाएगा 2/9 जो होता है 0.1
नहीं 0.2 और 2 0.22 एम्पियर समथिंग आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था यार, कुछ भी नहीं था इसके अंदर। ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं जो हमको आने चाहिए, ये भी बता दिया मैंने। अब आता है चैप्टर के आखिरी 2 कॉन्सेप्ट्स और फिर चैप्टर जाके खत्म होगा। पहले कॉन्सेप्ट का नाम है इलेक्ट्रिक पावर। 9th में भी पढ़ा था ये पावर का कॉन्सेप्ट। पावर का मतलब होता है आप कितना काम कर रहे हो और उसकी स्पीड क्या है, यानी रेट ऑफ डूइंग वर्क, काम करने की क्षमता या स्पीड को हम बोलते हैं पावर। तो पावर इज वर्क अपॉन टाइम। वर्क की जगह एक चीज और होती है एनर्जी, वो भी सेम घाटी की है। पावर इक्वल्स टू वर्क एनर्जी अपॉन टाइम। डिनोट करते हैं तो W या E भी बोल दो बाय T। पावर की यूनिट याद होगी वॉट, वॉट लगा देंगे, वॉच। एक बड़ी यूनिट भी होती थी किलोवाट। सर थोड़ा नॉस्टैल्जिया दे रहे हो आप अब 9th क्लास का। 1 किलोवाट में कितने वाट होते थे? 1000 वाट होते थे। बट सर हमको तो 10वीं का भी फॉर्मूला पढ़ना है ना, तो 10वीं का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पावर इक्वल्स टू V इंटू आई। क्या फॉर्मूला होता है? V इंटू आई, वोल्टेज इंटू करंट। अच्छा सर क्या ये एक फॉर्मूला ही होता है? तो आंसर है नहीं, 3-4 होते हैं। बट 3-4 याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर 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 अगर, अगर आपको ओम्स लॉ याद है तो, और जो आपको याद है, क्योंकि ओम्स लॉ से दुनिया का हर फॉर्मूला बन सकता है। दुनिया का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा तुम ओवर एक्सेजरेट नहीं कर रहा। पावर का एक लॉ था, ये फॉर्मूला है। आप ओम्स लॉ से सब कुछ आ जाएगा, तो ज्यादा पड़ेगी नहीं। बाकी अगर जहां लगेगा तो मैं स्टिल बता दूंगा, बट नहीं पड़ेगी ऐसी जरूरत तो हमको। अच्छा ये जैसे मैंने बता दिया, जैसे एक क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक पावर को डिफाइन करो, रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर 1 वॉट कब होगी? तो अभी बताओ, मैंने इसलिए अभी नहीं पढ़ाया, आपसे पूछूंगा। पावर का फॉर्मूला क्या पढ़ा? वर्क अपॉन टाइम। तो जब 1 जूल ऑफ काम हो कितने सेकेंड्स में? 1 सेकेंड में, तो हम उसको क्या बोल देंगे? 1 वॉट। ये देखो यहां लिखा था 1 वॉट ऑफ पावर जब 1 जूल 1 सेकेंड में हो जाए, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पिछले साल का छोटू सा क्वेश्चन था। ये देखो एक क्वेश्चन आया पिछले साल का। एक बल्ब है जो 220 वोल्टेज पे ऑपरेट कर रहा है, करंट 500 mA है। बोला था ना ये एमए वाली चाल करते हैं ये लोग साले, पावर निकाली। तो पहले तो 500 mA को कन्वर्ट कर लो, डिवाइड बाय कितना? 1000, तो कितना आ गया? 1/2 एम्पियर। ठीक है, अब निकालनी क्या है हमको? पावर। पावर का फॉर्मूला होता है VI। V 220 है, I 1/2 है, कितना आ जाएगा? 110 mA पे। इन्होंने बस थोड़ा सा कंफ्यूज किया था पिछले साल। तो ये देखो एक ये भी क्वेश्चन आया है छोटू सा। एक बल्ब है जिसकी रेटिंग 220 वोल्टेज है और 11 वॉट है। तो वोल्टेज 220 है और पावर 11 W वॉट, यानी W। रेजिस्टेंस हमको निकालना है, तो बहुत इजी है। पहले हम I निकाल लें इस वाले फॉर्मूला से, ये जो मैंने आपको पढ़ाया। पावर 11 इक्वल्स टू 220 इंटू आई, ये नीचे जाएगा तो 11 अपॉन 220 इक्वल्स टू आई। 11 से ये कट गया 20 बार, 1/20 आ गया आई। अब आपको ओम्स लॉ तो आता ही है। ओम्स लॉ का फॉर्मूला होता है R इक्वल्स टू V बाय आई। V है 220, I आया है 1/20, ये ऊपर जाएगा तो 220 इंटू 20, जो कितना होता है? 4400। तो देखो लगा नहीं फॉर्मूला की दूसरे की जरूरत, ऑल्दो एक और फॉर्मूला है, बट ठीक है बिना उसी के भी आ जाएगा, ऐसे कोई बहुत जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना उसी के भी आ जाएगा तो आप कर सकते हो। फिर एक ये चीज आती है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, बड़ी इंपॉर्टेंट, किलोवाट आवर। किलोवाट आवर 9th का भी टॉपिक है, सुनिएगा। जैसे पावर का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा? एनर्जी अपॉन टाइम या वर्क अपॉन टाइम। ये जो घर के बिजली के बिल होते हैं ना, कितनी यूनिट्स कंज्यूम करी, कितने रुपए लगे, उसमें ये किलोवाट आ रहा था। नॉर्मल क्वेश्चन में आप हमेशा वॉट और सेकंड्स में ही लोगे, हमेशा।
बट जब ये बिल वाले क्वेश्चन आएंगे बस यहां पर ध्यान रखना रहता है, पावर को हम लेते हैं किलोवाट में, एनर्जी रहेगी, टाइम को हम लेते हैं आवर्स में, टाइम को हम किस में लेते हैं, आवर्स में, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एनर्जी की यूनिट कितनी आएगी यहां से, किलोवाट आवर, कितनी आएगी, किलोवाट आवर, बताओ बस ये बिजली के बिल में। सर याद रखना किलोवाट आवर को कभी कभार यूनिट्स ये वर्ड भी बोलता है, क्या बोलता है इसको, यूनिट्स, कंफ्यूज मत होना, ये भी इसका नाम है। और 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल्स होते हैं। 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल्स होते हैं। सर ये कहां से आता है, दिखाता हूं, एक क्वेश्चन के थ्रू दिखाता हूं। ये देखो, ये आया था एक क्वेश्चन, बी वाला पढ़ो, फर्स्ट वाला नहीं पढ़ाया अभी, बी वाला पढ़ो। एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप 2025 में बिटवीन द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी यानी किलोवाट आवर एंड द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी जो जूल्स होती है। तो ये जो अभी बताया, अब बताता हूं कैसे होता है ये। तो पावर का फॉर्मूला एनर्जी अपॉन टाइम, पावर यानी किलोवाट, एनर्जी अपॉन आर, तो यहां से एनर्जी की यूनिट कितनी आई, किलोवाट आर, ये तो अभी बताया। अब जरा आप मुझे बताना, ये जो एनर्जी इक्वल्स टू किलोवाट आर लिखा है, 1 किलोवाट में कितने वो होते हैं वॉट, सर 1000 होते हैं। 1 किलोवाट में कितने वॉट होते हैं, 1000 होते हैं सर, इनटू, क्योंकि बीच में इनटू है, आर में कितने सेकंड्स होते हैं, क्योंकि हमारा नॉर्मल फॉर्मूला तो हम सेकंड्स ही लेते हैं, आर में कितने सेकंड्स होते हैं, तो सर एक आर में 3600 सेकंड्स होते हैं। कितने सेकंड्स होते हैं, 3600। 1 किलोवाट में 1000, एक आर में 3600, तो कितना बना, 3600 1 2 3 जूल्स एनर्जी, और 1 किलोवाट आर का ये आया। इसको ये हम ये लिख देते हैं कि 3.6 5 0 है, बट एक पॉइंट लगाया है तो कितना हो जाएगा, 6। तो ये पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए कहता हूं छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना चाहिए, पिछले साल क्वेश्चन आ चुका है इसका। फिर एक आता है लास्ट टॉपिक जिसका नाम है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बहुत सिंपल है यार, आप जब भी एक सर्किट में से करंट पास करते हो, आप जब भी एक सर्किट में से करंट पास करते हो, उस सर्किट गर्म हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा बल्ब से जब हम पास करते हैं तो बल्ब गर्म हो जाता है, ये डिजिटल बोर्ड अभी 1-1.5 घंटे से चल रहा है तो ये गर्म हो जाता है, तो इसको बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट, जो करंट प्रोड्यूस करता है। तो जब इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाता है एक सर्किट से, तो वो सर्किट बहुत हीट प्रोड्यूस करता है, बहुत हीट प्रोड्यूस करता है। इसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट। सर इसका क्या कोई फॉर्मूला है, तो आंसर है हाँ। क्या फॉर्मूला बनाना है, तो आंसर है हाँ। इस चैप्टर में ना 3-4 डेरिवेशन है दोस्त, एक वो नेचर ऑफ मटेरियल वाला, रो रेजिस्टिविटी, एक सीरीज वाला, एक पैरेलल वाला, एक ये अभी 3.6 वाला बताया, और एक ये पूरे लाइट को हटा दो, आई को हटा दो, मैग्नेट को हटा दो, सिर्फ इसी चैप्टर में डेरिवेशन तो आना चाहिए। हीट एक एनर्जी होती है, हीट एक एनर्जी होती है, और एनर्जी को ही हम वर्क भी बोलते हैं। तो हम देखो इसका फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। वर्क जो होता है, वर्क जो होता है वो आता है वो वाले फॉर्मूला से, V वाले से, V इक्वल्स टू W/Q। याद आ रहा है सर, 1 घंटा पहले पढ़ा था, भूल गए हम। पोटेंशियल डिफरेंस, अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, याद आना चाहिए ना दोस्त। V इज इक्वल्स टू W/Q, क्योंकि मेरे को W चाहिए तब मैं हीट पे पहुंच पाऊंगा, तो मैं ऐसा लिख दूं W इक्वल्स टू V इंटू Q। अब हमको एक टाइम चाहिए, R चाहिए और I चाहिए, तो देखो इधर सर ओम्स लॉ क्या होता है, R इक्वल्स टू V/I, ये होता है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, V इक्वल्स टू IR, चलेगा, इक्वेशन 1, तो यहां डाल देते हैं W इक्वल्स टू V यानी I इंटू R इंटू Q। अभी भी सर टाइम नहीं आया, टाइम बचा हुआ है, तो Q से टाइम आ सकता है। हमने फर्स्ट जो पहले चैप्टर का सबसे पहला फॉर्मूला पढ़ा, वो पढ़ा था I इक्वल्स टू Q/T। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, Q इक्वल्स टू I इंटू T, लिख सकते हैं। सेकंड बोल दे,
तो ये हमने फर्स्ट से बोला, ये यहां से बाय इक्वेशन फर्स्ट। अब W इक्वल्स टू आई इंटू आर इंटू क्यू की जगह ये लिख रहा हूं आई इंटू टी बाय 2। अब देखो वर्क इक्वल्स टू आई इंटू आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी। यहां एक लाइन लिखनी रहती है, ऑल वर्क इज कन्वर्टेड इनटू हीट। तो फॉर्मूला बनता है हमारा हीट इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। क्या बनता है फॉर्मूला? हीट इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, जहां आई मतलब करंट, आर मतलब रेजिस्टेंस, टाइम मतलब सेकेंड्स। और इसी लॉ को एक और नाम से बोला जाता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या बोला जाता है? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के तहत हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आई स्क्वायर के। आई बढ़ेगा तो हीट दुगुना बढ़ेगी क्योंकि स्क्वायर है, मतलब आई 3 गुना हो गया तो हीट 9 गुना, 3 का स्क्वायर। ये 5 गुना हो गया तो ये 25 गुना, 5 का स्क्वायर। दूसरा, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर और हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। जितना टाइम बढ़ेगा उतना हीट बढ़ेगी, जितना रेजिस्टेंस बढ़ेगा उतना हीट बढ़ेगी। इंपॉर्टेंट डेविएशन सर, इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट, पता होना चाहिए, ठीक है। और इसी जूल्स लॉ के ऊपर एक छोटी सी चीज टंगस्टन, जो बल्ब के फिलामेंट्स बनाने के काम आते हैं। तो पूछता है क्यों आते हैं? एक तो हीटिंग एलिमेंट अच्छा रहता है, बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, जल्दी जलता भी नहीं है और मेल्ट नहीं होता और अच्छी खासी हीट प्रोड्यूस करता है। और बल्ब के अंदर है ना ऑक्सीजन नहीं डाला जाता है, वरना वो रिएक्ट होकर पूरा खत्म हो जाएगा, ऑक्सीडाइज। उनमें नोबल गैसेस डाली जाती है, अनरिएक्टिव गैसेस, आर्गन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये रिएक्ट नहीं करती है, ठीक है। एक क्वेश्चन देखो हीट का, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है हीट का। क्या कह रहा है? अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 250 वोल्ट। तो 250 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, 500 ओम का रेजिस्टेंस है। कैलकुलेट द करंट। करंट तो हम ओम्स लॉ से निकाल लेंगे सिंपली, R इक्वल्स टू V बाय I। R है 500, ये है 250 अपॉन I। 500 नीचे आएगा तो 250 अपॉन 500 जो होता है 1/2 या 0.5। दूसरा कहता है हीट निकालो इन 10 सेकेंड्स। सिंपल है। तो हीट का फॉर्मूला होता है I स्क्वायर आर टी। आई आया 1/2, 2 बार लिख देंगे। आर हमारा 500 है और टाइम हमारा 10 है, कर लो मल्टीप्लाई। 2 से 10 घटेगा 5 बार, 2 से ये घटेगा 250 बार, तो ये 1250 और जूल्स। सिंपल। ये था हमारा पूरा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे आ रही है। बुक के नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में है। ब्रह्मास्त्र बुक बता दी है, ऑर्डर करो, बहुत कम स्टॉक बचा है, ये हट गई तो फिर नहीं मिलेगी। वापस बोल रहा हूँ 350 बहुत सही प्राइस हमने लॉन्च करी है ताकि आप लोगों का भला हो पाए और डिलीवरी चार्जेस भी नहीं है, ठीक है। मैंने नंबर भी बता दिया है जिस नंबर पे आपको इसको कांटेक्ट करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। राधे राधे।